हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे बीएससी बीएड फोर्थ ईयर की क्लास, जिसमें हम मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स पढ़ रहे थे। तो उसकी 6 क्लास हैं। इससे पहले वाली क्लासों में हमने जो डीएनए की स्ट्रक्चर एंड आरएनए की स्ट्रक्चर हो उसके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए की प्रतिकृति। डीएनए की प्रतिकृति। तो डीएनए की प्रतिकृति क्या होता है? जब डीएनए अपने समान ही अणु बनाता है। डीएनए का अपने समान अणु बनाना, अपने समान अणु बनाना या अपनी कॉपी बनाना डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए प्रतिकृति, डीएनए रेप्लिकेशन कहलाता है। ठीक है, जैसे ये डीएनए का स्ट्रैंड है, ये 5 एंड प्राइम, ये 3 एंड प्राइम, ये दूसरा स्ट्रैंड, ये 3 एंड प्राइम, ये 5 एंड प्राइम। तो डीएनए का जो सूत्र होता है ये अपने समान कॉपी बनाता है, लेकिन इसमें एक सूत्र पैतृक होता है और एक नया सूत्र बनता है। ये 5 एंड प्राइम, ये 3 एंड प्राइम और ये 3 एंड प्राइम, ये 5। तो ये तो हो गए पैतृक। ये दोनों जो सूत्र होते हैं ये दोनों सूत्र अलग हो जाते हैं एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा, और इसके बीच में एक नया सूत्र बनता है जिसे हम नवीन सूत्र या पैतृक सूत्र कहते हैं। ये 3 एंड प्राइम, ये 5 एंड प्राइम, ये इसका 5 एंड प्राइम, ये 3 एंड प्राइम। ठीक है, तो एक तो होता है पैतृक, ये दोनों कौन से हो गए? पैतृक। और इससे बनने वाला एक ये दोनों नवीन सूत्र या नया स्ट्रैंड जो होता है वो बनता है। इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है हम देखेंगे। ये डीएनए का एक स्ट्रैंड है जिसमें यहाँ एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन। ठीक है, ये डीएनए का स्ट्रैंड है। डीएनए किससे जुड़ा होता है? थायमिन से, ट्रिपल बॉन्ड से, साइटोसिन से, गुआनिन, एडेनिन, ये जुड़ेगा थायमिन, साइटोसिन, गुआनिन एंड एडेनिन। ठीक है, तो ये दोनों सूत्र अलग हो गए एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा। ए टी जी सी टी, ए जी सी टी, सी जी ए टी, सी जी ए। ये दोनों स्ट्रैंड अलग हो गए एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा, और इसके बीच में एक नया सूत्र, ये दोनों पुराना सूत्र या पैतृक सूत्र बोल सकते हैं इनको। ठीक है, इसके बीच इससे क्या बनेगा? इसका रेप्लिकेशन होगा और इसका जस्ट अपोजिट, इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री जो नाइट्रोजन क्षारक हैं वो बनेंगे। एडेनिन जुड़ता है थायमिन से, थायमिन, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, साइटोसिन, गुआनिन। इस तरह से एक नया सूत्र बनता है। ठीक है, ये दोनों सूत्र क्या होंगे? नया। ये नया सूत्र हो और ये पुराना सूत्र। तो हमने देखा कि जो डीएनए की जो प्रतिकृति होती है तो उसमें एक सूत्र पुराना होता है और एक सूत्र नया बनता है। मतलब आधा जो सूत्र है, एक सूत्र है, वो पहले से ही इसमें संरक्षित रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि डीएनए की प्रतिकृति अर्ध संरक्षित होती हैं। डीएनए की प्रतिकृति अर्ध संरक्षित होती हैं। डीएनए की प्रतिकृति कैसी होती है? अर्ध संरक्षित होती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डीएनए की प्रतिकृति अर्ध संरक्षित होती है। इसको सिद्ध करने के लिए कुछ प्रमाण प्रस्तुत किए गए, कुछ प्रयोग किए गए। डीएनए की प्रतिकृति अर्ध संरक्षित के पक्ष में प्रमाण।
इसके पक्ष में प्रमाण देने के लिए क्या होता है कि जो ई कोलाई जीवाणु हैं उन पे एक प्रयोग किया गया मैथ्यूमे सेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टोल द्वारा। मैथ्यूमे सेल्सन व फ्रैंकलिन स्टोल नामक वैज्ञानिक के द्वारा एक प्रयोग किया गया। प्रयोग किस पे किया? इन्होंने प्रयोग किया ई कोलाई पर, इस्चीरिया कोलाई, ई कोलाई पर 1958 में। ठीक है, इन्होंने एक जीवाणु ई कोलाई जो जीवाणु है, इन्होंने देखा कि जो ई कोलाई में पाया जाने वाला जो डीएनए होता है, इस डीएनए में पाए जाने वाले जो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं एडिनिन, साइटोसिन, थाइमिन एंड ग्वानिन, उसकी संरचना में देखा कि एक नाइट्रोजन तत्व होता है वो उसका समस्थानिक होता है N40। ये डीएनए इसका, ये ई कोलाई जीवाणु। इन्होंने देखा कि इसमें चारों जो डीएनए में पाए जाने वाले जो चारों नाइट्रोजन क्षारक हैं, उनकी संरचना में जो तत्व पाया गया नाइट्रोजन, वो नाइट्रोजन कौन सा था? N40 था। नाइट्रोजन के दो समस्थानिक इसमें काम, इस प्रयोग में N40 और N50। N50 वाला कौन सा होता है? भारी समस्थानिक, और ये होता है हल्का। तो जो ई कोलाई जीवाणु है उसमें कौन सा नाइट्रोजन पाया गया? N40। तो इन्होंने अपना प्रयोग किया और इन्होंने एक संवर्धन माध्यम लिया NH4Cl संवर्धन माध्यम लिया, जिसमें जो पाया गया नाइट्रोजन तत्व है वो कौन सा समस्थानिक था? N50। अब इस ई कोलाई जीवाणु को इस संवर्धन माध्यम में संवर्धित करवाया गया। इसमें पाया जाने वाला डीएनए, लंबे समय तक जब इसको संवर्धित करवाया था तो इसमें पाया जाने वाला डीएनए है उसमें भी कौन सा नाइट्रोजन तत्व? N50। जब इस N40 वाले, इसमें कौन सा है? N40। जब N40 तत्व प्रेजेंट है डीएनए में, इसको हमने, इस जीवाणु को हमने NH4Cl जिसमें नाइट्रोजन N50 प्रेजेंट है उससे उपचारित करवाया, तो इन्होंने देखा कि ये जो जीवाणु है लंबे समय तक रखने पर इन जीवाणु के जो डीएनए हैं, इस जीवाणु की डीएनए की जो दोनों श्रृंखला है वो N50 युक्त हो जाती है। इनमें जो पाया जाने वाला डीएनए है वो N50 युक्त हो जाता है। ऐसे जीवाणु का चयन किया, संवर्धन करवाने के, उपचारित करवाने के बाद ऐसे जीवाणु का चयन किया, ऐसे जीवाणु का चयन किया जिसके डीएनए की दोनों श्रृंखला N50 युक्त हो जाती हैं। ठीक है, पहले N40 था, N50 वाले जो संवर्धन माध्यम है उससे उपचारित करवाया तो उसका जो डीएनए है वो किस में परिवर्तित हो, डीएनए का जो नाइट्रोजन है वो किस में परिवर्तित हो जाता है? N50 में। अब ये N50 वाला जो डीएनए है ये लेते हैं हम ये, ठीक है, इसका चयन करते हैं और इसकी प्रतिकृति करवाते हैं। इसकी प्रतिकृति करवाने के लिए हम जो माध्यम लेते हैं वो माध्यम कौन सा लेते हैं? जिसमें N नाइट्रोजन प्रेजेंट है, कौन सा? N50, सॉरी ये N50 वाला जिसमें N50 प्रेजेंट है इस डीएनए में। हमने जो संवर्धन माध्यम लिया था वो लिया N40 वाला और इसमें इसकी प्रतिकृति करवाई तो हमने देखा कि जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड हैं, दोनों को पहले वही प्रक्रिया हुई, दोनों स्ट्रैंड अलग होते हैं। तो ये तो पहले से ही प्रेजेंट था क्योंकि अर्ध संरक्षित है, तो N50 और ये N50।
जब हमने इसको उपचार इसका प्रतिकृति करवाते हैं कौन से माध्यम में, N40 वाले माध्यम में इसकी प्रतिकृति करवाते हैं, तो हम देखते हैं कि इसमें पाया जाने वाला जो नया संश्लेषित होने वाला जो DNA स्ट्रैंड होता है वो N40 प्राप्त होता है। कौन सा प्राप्त होता है? N40 प्राप्त होता है। तो ये बनने वाला जो DNA होता है वो कौन सा होता है? संकर DNA। ये दोनों पुराने स्ट्रैंड हैं और ये नवीन सूत्र हैं, न्यू स्ट्रैंड। ठीक है, तो हमें जो प्राप्त हुआ वो DNA कौन सा प्राप्त हुआ? संकर DNA। तो इससे हमें पता चलता है कि इससे ये सिद्ध होता है कि जो DNA की प्रतिकृति होती हैं वो अर्ध संरक्षित होती हैं। उसमें पाए जाने वाला जो नए बनने वाले सूत्र DNA सूत्र होते हैं उसमें से एक सूत्र पुराना होता है और एक नया होता है, एक सूत्र पहले से ही इसमें संरक्षित होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो DNA का स्ट्रैंड होता है वो DNA की जो प्रतिकृति होती हैं वो अर्ध संरक्षित होती हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्रियाविधि। DNA प्रतिकृति की क्रियाविधि। ठीक है, DNA की जो प्रतिकृति होती है तो बहुत से चरणों में ये पूरी होती हैं। तो सबसे पहले चरण होता है कि जो DNA के दोनों श्रृंखलाएं होते हैं, दोनों रज्जु होते हैं, उनके मध्य पाए जाने वाले बंध को तोड़ना। तो दोनों रज्जुओं के बीच में, दोनों रज्जुओं के मध्य पाए जाने वाले हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ा जाता है। ठीक है, इसके हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ा जाता है। फिर इसके बाद में इसका जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ा जाता है एंडोन्यूक्लियस एंजाइम द्वारा। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम द्वारा तोड़ा जाता है। ठीक है, जब ये दोनों हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन बंध हैं दोनों सूत्रों के बीच में, जब ये हाइड्रोजन बंध टूट जाते हैं फिर भी इनमें स्वयं की ऐंठन रहती है। ये जो सूत्र होते हैं स्वयं की ऐंठन पाई जाती हैं। जैसे हम कभी किसी धागे में गांठ लगा देते हैं तो गांठ के खोलने के बाद में उसकी ऐंठन होती है, उसी प्रकार से जब DNA के सूत्र होते हैं उनके हाइड्रोजन बंध टूट जाते हैं फिर भी उसके मध्य में क्या होती हैं? स्वयं की ऐंठन होती है। और इस ऐंठन को समाप्त किया जाता है टोपो आइसोमरेज एंजाइम द्वारा। एंजाइम द्वारा ऐंठन समाप्त की जाती है। ऐंठन समाप्त की जाती है। ठीक है, जब इनकी दोनों की ऐंठन समाप्त हो जाती हैं तो दोनों सूत्र बिल्कुल क्या हो जाते हैं? सीधे हो जाते हैं। अब DNA पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा इनमें जो उपस्थित नाइट्रोजन क्षारक हैं उसके जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड खंड को जोड़ा जाता है। DNA पॉलीमरेज एंजाइम DNA सूत्र पर उपस्थित नाइट्रोजनी क्षारक के पूरक न्यूक्लियोटाइड खंड को जोड़ता है। ठीक है, तो ये क्रिया DNA प्रतिकृति की क्रिया, तो इसमें 3 एंजाइम है। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो हाइड्रोजन बंध को तोड़ेगा,
टोपोआइसोमरेज एंजाइम जो इसकी ऐठन को समाप्त करेगा, और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो डीएनए जो नाइट्रोजन क्षारक हैं उसके पूरक क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड खंड को जोड़ता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जीवाणुओं में डीएनए प्रतिकृति। ठीक है, तो सबसे पहले हाइड्रोजन जो जीवाणु होते हैं उनमें भी वैसे हाइड्रोजन बंध टूटने के पश्चात दोनों सूत्र क्या हो जाते हैं, वाई आकृति के हो जाते हैं। जब डीएनए को तोड़ा जाता है, डीएनए के जो खंड होते हैं, इन खंडों को तोड़ा जाता है तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी हो जाती है, ये दिखाई देते हैं कुछ ऐसे। ये वाई शेप में, ये कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन बंध टूटने के पश्चात दोनों सूत्र वाई आकृति में पृथक हो जाते हैं, और वाई आकृति डीएनए को द्विशाखी डीएनए कहते हैं। ये जो डीएनए है इसको हम क्या बोलेंगे, द्विशाखी डीएनए। हाइड्रोजन बंध टूटने के पश्चात डीएनए की आकृति द्विशाखी समान हो जाती है, और प्रत्येक सूत्र पर नवीन सूत्र का संश्लेषण होता है। ये दोनों सूत्र हैं, इन दोनों सूत्र पर क्या बनेंगे, नवीन सूत्र बनेंगे, अर्थात प्रतिकृति के समय दोनों सूत्र टेम्पलेट की तरह कार्य करते हैं। ये जो दोनों सूत्र हैं ये किसकी तरह कार्य करते हैं, टेम्पलेट की तरह। तो दोनों सूत्र टेम्पलेट की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, डीएनए के प्रत्येक टेम्पलेट पर 5 से 3 दिशा में न्यूक्लियोटाइड का जमाव होता है। ये 5 एंड प्राइम है, ये 3 एंड प्राइम है, ये इसका 3 एंड प्राइम है, और ये 5 एंड प्राइम। तो जो न्यूक्लियोटाइड का जमाव होता है वो हमेशा 5 एंड प्राइम की, ये 5 एंड प्राइम है, तो इसका नया जो बनने वाला जो सूत्र है वो इधर से बनेगा। तो न्यूक्लियोटाइड किधर से जमेंगे, इधर से। ये 5 एंड प्राइम, ये इसका 5 एंड प्राइम है, ये इसका 3 एंड प्राइम। तो ये हमेशा न्यूक्लियोटाइड किधर से जमेंगे, 5 एंड प्राइम की ओर से। ठीक है, इधर इसमें इधर से जुड़ेगा और इसमें इधर से जुड़ेगा, तो इसकी जो दिशा हो गई वो क्या हो गई, ये, और इससे इसकी दिशा ये हो गई। तो हमेशा जो डीएनए है वो, इसको भी लिखते हैं कि 5 से 3 दिशा में न्यूक्लियोटाइड का जमाव होता है, न्यूक्लियोटाइड का जमाव होता है। ठीक है, जमाव होने के बाद डीएनए के एक सूत्र पर न्यूक्लियोटाइड सतत रूप से और दूसरे सूत्र पर असतत रूप का जमाव होता है। ये डीएनए है, इस पे डीएनए का सूत्र है, इस पे न्यूक्लियोटाइड जो न्यूक्लियोटाइड जम रहे हैं वो कंटिन्यूसली जुड़ते जा रहे हैं, एक के बाद एक कंटिन्यूसली जुड़ते जाते हैं। और दूसरे पे अगर यहाँ जो है, यहाँ जो जुड़ेंगे डीएनए वो इधर से जुड़ेंगे, और कैसे जुड़ेंगे, खंडों में। ये न्यूक्लियोटाइड जुड़ गया, ये एक न्यूक्लियोटाइड जुड़ गया, और ये एक न्यूक्लियोटाइड। तो एक सिरे पर कैसे जुड़ता है, कंटिन्यूसली जुड़ता है, और एक सिरे पर एक पर कैसे एक पर तो कंटिन्यूस जुड़ेगा, सतत जुड़ता है, और एक पर असतत रूप से जुड़ता है। ये असतत रूप से जुड़ने का कारण है कि जो आरएनए प्राइमर होते हैं, आरएनए प्राइमर क्या करते हैं, इन न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने का काम करते हैं। आरएनए प्राइमर इन न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने का काम करते हैं, लेकिन इस जगह पे क्या होते हैं, ये आरएनए प्राइमर किसी किसी जगह पर हट जाते हैं। बीच बीच में आरएनए प्राइमर क्या हो जाते हैं, बीच बीच में आरएनए प्राइमर हट जाते हैं। इन आरएनए प्राइमर जब हट जाते हैं तो इसके बीच में क्या आ जाते हैं, गैप आ जाते हैं, क्योंकि उस जगह क्या न्यूक्लियोटाइड नहीं बन पाते हैं। तो इन असतत खंडों के बारे में किसने बताया था, एक साइंटिस्ट थे ओकाजाकी। असतत खंडों के बारे में
एक जापानी वैज्ञानिक ओकाजाकी ने बताया था। ओकाजाकी ने बताया। आरण्य खंडों के बारे में किसने बताया था? ओकाजाकी ने बताया। इसीलिए इन खंडों को क्या कहा जाता है? ओकाजाकी खंड कहा जाता है। ये जो खंड हैं इनको ओकाजाकी खंड कहा जाता है। खंड जो बीच बीच में न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं असतत रूप से, इन खंडों को क्या कहा जाता है? ओकाजाकी खंड कहा जाता है। लाइगेज एंजाइम न्यूक्लियोटाइड खंडों को फॉस्फोडाइएस्टर बंध से जोड़ता है। जो लाइगेज एंजाइम है ये इन न्यूक्लियोटाइड को किससे जोड़ता है? फॉस्फोडाइएस्टर बंध से। तो लाइगेज एंजाइम न्यूक्लियोटाइड खंडों को फॉस्फोडाइएस्टर बंध द्वारा जोड़ता है। ठीक है। ओकाजाकी खंड के मध्य रिक्त स्थान को डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम फर्स्ट पूर्ण करता है। इनके मध्य जो पाया जाने वाला जो खंड है, जो गैप है, इन रिक्त स्थानों को कौन करता है? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम पूर्ण करता है। ठीक है। ओकाजाकी खंडों के मध्य रिक्त स्थान को डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम फर्स्ट पूर्ण करता है। ठीक है। अब इसमें पाए जाने वाले जो डीएनए सूत्र हैं, जो सूत्र कंटिन्यूसली बन रहा है, जो डीएनए का जो न्यूक्लियोटाइड जुड़ रहे हैं वो अगर सतत रूप से जुड़ते हैं तो उन्हें कहते हैं अग्रवर्ती सूत्र। इसे कहेंगे हम अग्रवर्ती सूत्र। ठीक है। लीडिंग स्ट्रैंड। और जो खंडों में असतत रूप से जो जुड़ रहे हैं, ये असतत रूप से जुड़ रहे हैं, इन असतत रूप से जुड़ने पर इन्हें हम क्या कहेंगे? इसे हम कौन सा सूत्र कहेंगे? पश्चगामी सूत्र या लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है। डीएनए की प्रतिकृति पूर्ण हो जाने के पश्चात ये हेलिकेज सूत्र जो होता है, हेलिकेज सूत्र में एंठन पुनः आने से रोकता है। इन सूत्रों में फिर से एंठन ना आ जाए तो हेलिकेज जो एंजाइम होता है वो सूत्र में एंठन को पुनः आने से रोकता है। तो हेलिकेज सूत्र में एंठन पुनः आने से रोकता है। ठीक है। और डीएनए की प्रतिकृति पूर्ण हो जाने के पश्चात नवीन सूत्र या संतति डीएनए पुनः कुंडलित हो जाते हैं। जैसे ये दोनों सूत्र अलग हुए थे, जब नवीन सूत्र बन जाएगा तो ये क्या हो जाते हैं? फिर से कुंडलित हो जाते हैं। ये दोनों इससे बनने वाले ये दोनों क्या हो जाते हैं? फिर से कुंडलित हो जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे डीएनए प्रतिकृति की विशेषताएं। डीएनए प्रतिकृति की विशेषताएं। ठीक है। डीएनए की जो प्रतिकृति होती हैं, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि डीएनए की प्रतिकृति हमेशा क्या होती हैं? अर्ध संरक्षित होती हैं। प्रतिकृति अर्ध संरक्षित
होती हैं। ठीक है। स्टोल और मेल्सन नामक वैज्ञानिक ने स्पष्ट किया था कि डीएनए की प्रतिकृति में एक सूत्र क्या होता है, पैतृक होता है, और एक सूत्र नवीन होता है। हमने जो प्रयोग किया था जिसमें एक ई कोलाई पर, तो एक सूत्र हमने क्या पाया था, N50 वाला, और एक सूत्र N40 वाला, मतलब हमें एक संकर सूत्र मिला था, संकर डीएनए प्राप्त हुआ था। इससे सिद्ध होता है कि जो डीएनए की जो प्रतिकृति होती हैं वो हमेशा अर्ध संरक्षित होती हैं। डीएनए प्रतिकृति असतत होती हैं। डीएनए की प्रतिकृति में अनेक वैज्ञानिकों का मत है कि जो डीएनए सूत्र का जो निर्माण होता है, जो न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं वो सतत रूप से जुड़ते हैं। दोनों सूत्रों का निर्माण असतत रूप से होता है, और कुछ कहते हैं कि दोनों सूत्रों का जो निर्माण होता है असतत रूप से होता है। लेकिन ओकाजाकी के अनुसार डीएनए सूत्र पर खंडों के रूप में नवीन सूत्र का निर्माण होता है। ऑटो रेडियोग्राफी तकनीक के द्वारा ये पुष्टि की गई कि डीएनए की प्रतिकृति क्या होती हैं, असतत होती हैं। ठीक है। फिर तीसरा हमने पढ़ा था, तीसरा हम देखेंगे कि जो डीएनए होता है, डीएनए की प्रतिकृति हमेशा कैसे होती है, 5' to 3' दिशा में। डीएनए की प्रतिकृति 5' to 3' दिशा में होती हैं। इसमें जो न्यूक्लियोटाइड का जमाव होता है वो हमेशा 5' to 3' की तरफ होता है। और इस जो एंजाइम होता है वो एंजाइम इसमें यूज होता है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम। ठीक है। अब प्रतिकृति होती हैं वो द्विदिशीय होती हैं। प्रतिकृति द्विदिशीय होती हैं। हमने देखा था कि जो डीएनए की जो नए न्यूक्लियोटाइड जुड़ रहे हैं, डीएनए की जो संतति सूत्र या जो नवीन सूत्र बनता है वो एक में ये 5' है, ये 3' है, और ये 3', ये 5'। तो जो नया सूत्र बनता है वो हमेशा 5 to 3 की ओर बन रहा है, तो इसमें इस दिशा से बनेगा, इसमें इसका 5' ये है, और इसका जो नया बनने है उसका 5' ये है। तो इसका जो न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे वो इस तरफ से जुड़ेंगे, उसके न्यूक्लियोटाइड इस तरफ से जुड़ेंगे। तो ये द्विदिशीय होता है। एक साथ एक ही जो दोनों टेम्पलेट हैं वो एक साथ अलग अलग दिशाओं से नवीन सूत्र का निर्माण करते हैं, एक ही दिशा में नवीन सूत्रों का निर्माण नहीं होता है। ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक हुआ